हेलो एवरीवन, हमारे जे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक चैप्टर के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, जो कि आपके क्लास 10 का पहला चैप्टर है, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र विषय का। साथ ही बता दें कि इस चैनल में हम लगातार सोशल साइंस एवं अंग्रेजी विषय के चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आप अगर जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई या फिर अन्य राज्यों के बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र और छात्रा हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें भी आपको भविष्य में सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगे, कुछ सुविधाएं मिलें, कुछ बेनिफिट्स मिलें तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। परिचय भाग में आपको बताया गया है कि पिछले साल में आप लोकतंत्र के बारे में जान चुके हैं और लोकतंत्र के 3 पिलर्स यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र का कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी आप समझ चुके हैं। इस चैप्टर में आप बारी बारी से समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके क्या क्या रूप होता है। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या है, इसको समझने के लिए हमें पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। 2 देशों की एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, 2 देशों की घटनाक्रम को यहाँ सजाया गया है ताकि आप बेहतर ढंग से सत्ता की साझेदारी के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में चर्चा करेंगे कि बेल्जियम है क्या, कौन सी देश है और यहाँ की डेमोग्राफिक डिज़ाइन कैसी है। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है और इसकी आबादी भी हरियाणा से लगभग आधी है और इसकी सीमाएं जो हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्समबर्ग से लगती है। यानी देखा जाए तो ये बेल्जियम है आपके मानचित्र में आपके सामने। बेल्जियम के उत्तरी भाग पर नीदरलैंड होता है, नीदरलैंड होता है, यहाँ पर मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, और पूर्वी भाग में यहाँ पर जर्मनी है, मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ, एवं दक्षिणी भाग में यहाँ पर देखा जाए तो लुक्सेमबर्ग है, एल से डिनोट कर रहा हूँ, और ऐसी जगह पर फ्रांस है यानी एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो आपको पूछ सकता है कि बेल्जियम किस महाद्वीप के हिस्सा है, तो यूरोप के हिस्सा है और इसके चारों तरफ जो देश हैं इसको भी आपको याद हो गया होगा। जैसे कि उत्तरी भाग में नीदरलैंड है और ये बेल्जियम देश भी नीदरलैंड से ही अलग होकर के बेल्जियम बना था, और पूर्वी भाग में जर्मनी है, दक्षिण में लुक्सेमबर्ग है और दक्षिणी पश्चिम भाग में फ्रांस है। अब इसके डेमोग्राफिक यानी जातीय संरचना को और भाषागत संरचना को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। उससे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और चलते हैं कि इसकी जातिगत संरचना कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक यानी हरियाणा से आधी है और इस छोटे से देश के समाज में जातीय जो बुनावट है बहुत जटिल है। कैसी जटिल है ना, इस देश के ज़्यादातर आबादी अगर देखी जाए तो उत्तरी भाग में, यहाँ पर मानचित्र में आपको दिखाना चाहूँगा कि फ्लेमिश इस अंचल को, इस रीजियन को बोला जाता है फ्लेमिश, जो कि पीला से डिनोट किया गया है। और यहाँ के लोग, मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको कि उत्तरी भाग में नीदरलैंड स्थित है और नीदरलैंड का मुख्य भाषा डच होता है, ठीक है, और वहाँ के लोगों को भी डच कहा जाता है। तो डच यहाँ के लोग बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके सीमांतवर्ती इलाकों में और बेल्जियम का जो हिस्सा नीदरलैंड के साथ लगा हुआ है यानी उत्तरी भाग में लोग डच ही बोलेंगे। और तो यहाँ के मुख्यतः लोगों का भाषा जो है डच है और यहाँ के लोग डच जाति के ही हैं। तो यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिज़ाइन है वो 59% जो है आबादी डच हैं और डोमिनेट करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बेलॉन, इस रीजियन को जो रेड है, इस रीजियन का नाम है बेलॉन और यहाँ के जो आबादी है यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोगों की डोमिनेशन है। क्योंकि आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया, जो इसके बॉर्डर्स मैंने बताया, तो दक्षिणी पश्चिम भाग में मैंने बताया कि फ्रांस है, तो स्वाभाविक है कि फ्रांस के साथ लगा हुआ जो जगह है, जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर फ्रांस यानी फ्रेंच भाषा की ही डोमिनेशन है। यानी देखा जाए तो फ्रेंच भाषा की कितना हिस्सा है, यानी 40% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं और 1% जो बचा वो आपके पूर्वी भाग में जो जर्मनी के साथ लगा हुआ है, यहाँ के लोग जर्मनी बोलने वाले हैं। तो ये है पूरी तरह से
बेल्जियम की जो भाषागत और जातीय संरचना जो बुनावट बहुत ही जटिल है। ये जटिल तब है जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक तो हमने बस चर्चा किया कि उत्तरी भाग में जिसका नाम है फ्लेमिश जहाँ पर डच भाषी ज़्यादा हैं, दक्षिणी भाग में जिसका नाम बेलॉन जहाँ फ्रेंच भाषी ज़्यादा हैं, और पूर्वी भाग में थोड़ी सी इस समय 1% लोग जो है जर्मन बोलने वाले हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी डेमोग्राफिक डिज़ाइन कैसे जटिल है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी बिंदु आपको जो अलग कलर की दिख रही है यहाँ पर, वो है राजधानी शहर यानी कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी है इसका ब्रुसेल्स। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है या फिर बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि पूरी बेल्जियम की डेमोग्राफिक सीन क्या है। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि ब्रुसेल्स में क्या स्थिति है। ब्रुसेल्स की जो आबादी है उसकी 80% यानी 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि राजधानी शहर में किन लोगों का ज़्यादा मतलब रेसिडेंस होता है, जो शिक्षा, संस्कृति, पैसा यानी आर्थिक स्थितियों में बेहतर होते हैं, समाज में फॉरवर्ड होते हैं, वो राजधानी शहर में ज़्यादा रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरे बेल्जियम में पढ़े लिखे और पैसे, आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों में अगर विचार किया जाए तो ये लोग फॉरवर्ड थे, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग फॉरवर्ड थे, और राजधानी में इन लोगों का ही दबदबा ज़्यादा था। यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग भले ही पूरे बेल्जियम में संख्या में कम थे कंपेरेटिवली, क्योंकि वो 59% थे तो ये 40% थे, बट राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की डोमिनेशन थी। जैसे कि राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की डोमिनेशन 80% था और डच बोलने वाले लोग कितने थे, बस 20%। तो यहाँ से एक जटिल जो चीज़ें आ रही है वो है कि पूरी बेल्जियम में ज़्यादातर लोग डच बोलने वाले हैं, ठीक है, बट राजधानी की बात करें तो वहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। ये जो जटिल चीज़ें हैं ये बेल्जियम के डेमोग्राफी को बहुत जटिल बना करके रखा है। तो आगे समझेंगे इसकी और क्या चीज़ें हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, जो कि मैंने बताया आपको। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराज़गी थी, ठीक है, क्योंकि राजधानी में ज़्यादा डोमिनेशन किन की थी, सत्ता पर ज़्यादा प्रभाव किन का था, फ्रेंच भाषियों का, और इससे नाराज़ कौन थे, डच भाषी लोग। इसके चलते 1950 और 60 के दशक के बीच में यानी 10 साल ड्यूरेशन में क्या देखने को मिला, फ्रेंच और डच भाषी लोगों के बीच में एक तनाव का सिचुएशन देखने को मिला, और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप देखने को मिला ब्रुसेल्स में, जो कि राजधानी शहर था, जहाँ की डेमोग्राफिक डिज़ाइन बहुत ही जटिल थी। तो यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो कमज़ोर थे और अल्पमत में थे, और राजधानी में भी इनकी डोमिनेशन बहुत ही कम थी। तो ऐसी स्थिति की तुलना हम और एक देश से करेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ पर है श्रीलंका, जो कि हमारे बिल्कुल भारत की दक्षिणी भाग में है और हमारे पड़ोसी देश भी है, और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछे श्रीलंका किस तरह के देश है, तो द्वीपीय देश है, यानी इसका चारों तरफ जो है वाटर बॉडी है, यानी वाटर से क्लोज्ड है, लैंड नहीं है चारों तरफ, तो इसको हम द्वीप कहेंगे, जो तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिणी तट पर कुछ ही किलोमीटर में स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है, और इसके जो क्षेत्रफल है वो भी लगभग वैसे ही है, बहुत बड़ा देश है नहीं। और श्रीलंका की आबादी में भी कई डिफ़िकल्टीज़, कई डाइवर्सिटी और कई क्या कहेंगे कि डेमोग्राफिक जटिलताएं देखने को मिलेगी। जातीय समूहों में बटे हुए हैं लोग, तो इसको आइए समझेंगे। 74% जो है यहाँ के लोग, 74% लोग जो हैं वो सिंगली बोलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 74% लोग सिंगली बोलने वाले हैं, और जो कि बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं। और बाकी जो लोग हैं उसमें से 18% लोग जो हैं वो तमिल बोलने वाले हैं, यानी तमिल भाषा से जुड़े हुए हैं, जो कि कुछ
हिंदू भी है और कुछ मुस्लिम भी हैं। और उन तमिलों में से कुछ तमिल जो है श्रीलंका के मूल तमिल है जो कि 13% है, और बाकी जो है वो 5% भारतीय मूल के तमिल हैं जो वहाँ पर बसे हुए हैं। इसके डेमोग्राफी को समझने के लिए इसके मानचित्रों को थोड़ा सा देखेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के जो उत्तरी और पूर्वी भाग है, यानी पूरी कोस्टल एरिया जो है, इसमें जो तमिल लोग हैं, यानी जो वहाँ के तमिल है, श्रीलंका के जो मूल तमिल है, उनका डोमिनेशन है। जबकि पीला हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो जो पीला हिस्सा आपको दिख रहा है उसमें जो सिंगली लोग हैं उनका डोमिनेशन है। यानी सिंगली एक भाषा है और उस भाषा को बोलने वाले लोग सिंगली है और उनके धर्म जो है बौद्ध धर्म है। और भारतवंशी तमिल जो है, जो आपको डार्क रेड में दिख रहा है, ये भारतीय तमिल है। ये जगह जो आपको दिख रहा है ऐसी जगहों पर, है ना, कुछ डॉट्स आपको दिख रहा है, ऐसी जगह पर भारतीय तमिल रहते थे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जो भी है यहाँ के डेमोग्राफी को समझिए। 74% क्या थे, ये जो सिंगली बोलने वाले जो पीला में आपको दिख रहा है। बाकी जो ये लोग हैं, ये लोग 13% हैं जो कि यहाँ के मूल तमिल हैं, और जो भारतीय मूलभूत तमिल है वो आपके 5%, और बाकी 7% ईसाई, और कुछ प्रतिशत जो हैं कुछ लोग, बहुत ही कम संख्या में मुस्लिम या फिर अन्य धर्म से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक जटिलताएं हैं, जो जटिल चीज़ें हैं, इसको लेकर के श्रीलंका को हम लोग चर्चा करेंगे कि श्रीलंका किस तरह से इससे परेशान हुआ और इस चीज़ को नहीं संभाल पाए। चलिए यहाँ पर हम लोग थे। तो श्रीलंका में इस स्थिति को किस तरह से क्या हुआ उसको हम लोग आगे समझेंगे। हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी जो आपको मन में जिज्ञासा हो सकती है कि ये जो हिंदुस्तानी तमिल है 18% लोग हैं, ये इसमें से 5% भारतीय कैसे हैं। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल के समय काल में भारत के कई लोग जो हैं ब्रिटिश के साथ, और ब्रिटिश लोगों ने हमें बागानों में काम करने के लिए ले जाया करते थे। तो उसी में भारतीय मूल के जो तमिल है वो वहाँ शिफ्ट हुए और वहाँ रह गए, और उनके जो संतान हैं, उनके जो अग्रज हैं, वो वहाँ पर आज परमानेंट रेसिडेंट्स बन करके हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। यानी आपको मैंने कुछ देर पहले मानचित्र में दिखाया कि उत्तरी और पूर्वी भाग में तमिल, जो वहाँ के मूल तमिल है, वो डोमिनेट करता है, और बीचों बीच जो है, जो पीला हिस्सा मैंने आपको दिखाया, उसमें सिंगली भाषाभाषी लोगों का डोमिनेशन है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान, ये आपको मैंने बताया। और 7% लोग जो हैं वहाँ के ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो कि सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो ये है वहाँ की डेमोग्राफिक जटिलताएं। अब ज़रा सोचिए कि इस स्थिति में क्या हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझना है कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या में के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। ये सीधी सी बात है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग डच हैं, तो डच भाषी लोग अपना दबदबा दिखाएंगे और अपने बल पर, संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी लोगों को या फिर जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकेंगे। और ये भी हो सकती थी, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, है ना, क्योंकि लोगों को बेगानापन महसूस होता। फ्रेंच भाषी लोगों को या फिर जो कम संख्या में बहुत ही जर्मन भाषी लोगों को लगता कि हम कोई नहीं है यहाँ के, हमारी कोई मतलब नहीं है इस देश में। और वो क्या करते हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आतंकी ग्रुप बनाते हैं, और वो एक दूसरे से लड़ते, देश डिस्टर्ब होता, गृह युद्ध की स्थिति बन जाती, और कई दिनों तक, कई सालों तक वो प्रगति के राह पर नहीं चल पाते। ऐसा ही होने वाला था। बट ब्रुसेल्स पर जो जटिलताएँ थी, जो बेल्जियम में स्थितियाँ थी, बेल्जियम बहुत समझदारी के साथ इसको निपटारा किया। जो भी है इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये है एक स्थिति, उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था इससे देश बढ़ जाता, और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकता कि भाई ब्रुसेल्स बांट लीजिए, आधा आप ले लीजिए, आधा हमें दे दीजिए।
तो डच भाषी लोग ब्रुसेल्स का उत्तरी हिस्सा ले लेता और फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स का दक्षिणी हिस्सा ले करके वो देश को टुकड़ों में तब्दील कर देते और बेल्जियम जो आज एक देश है वो दो देश में तब्दील हो जाती। ये हो सकती थी। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था वे लोग, तो वो अपनी मनमानी चला सकते थे और बाकी को नज़रअंदाज करके इग्नोर करके अपनी सत्ता अपने पक्ष में ला सकते थे और देश को चला सकते थे। बट उसमें क्या हुआ, बेल्जियम तो ऐसे किए नहीं जैसे कि हमने बताया अभी, बट श्रीलंका ने ऐसा ही किया। श्रीलंका, आइए देखते हैं कि श्रीलंका में किस तरह से उन्होंने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है MCQ के लिए। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी भारत आज़ाद होने के जस्ट एक साल बाद ही श्रीलंका ब्रिटिश किंगडम से आज़ाद हुए और एक आज़ाद देश के रूप में दुनिया में अस्तित्व में आए। और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम 74% हैं तो सारी चीज़ें हमारे कब्जे में होनी चाहिए, जबकि वहाँ के तमिल भले ही कम संख्या में थे, 18% थे, उसमें भी 13% जो है वहाँ के मूल थे और 5% भारतीय तमिल थे। बट तमिल कम होने के बावजूद भी शिक्षा, आर्थिक स्थितियाँ, सारी चीज़ों में ये फॉरवर्ड थे और 74% होने के बावजूद भी सिंघली लोग जो है थोड़ा सा पीछे थे। तो उनको लगने लगा कि अब आज़ादी मिली है, अब हम अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, सारी चीज़ें हमारे सिंघली के लिए होगी, सिंघली समुदाय की प्रभुत्व कायम होगी, सिंघली भाषा को प्राथमिकता मिलेगी, बाकी भाषाओं को इग्नोर किया जाएगा, सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, शिक्षा यानी सरकारी नौकरी, सारी चीज़ों में सिंघली भाषा को ही प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी भाषा के लोगों को इग्नोर किया जाएगा, बाकी धर्म को इग्नोर किया जाएगा। और ऐसी स्थिति पैदा हो गई श्रीलंका में धीरे धीरे करके। 1956 में एक कानून बनाया उन्होंने और जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहाँ मैं थोड़ा सा भारत का पर्सपेक्टिव आपको समझाना चाहूँगा कि भारत में भी ऐसा हो सकता था, भारत हिंदी को ही एकमात्र राजभाषा घोषित कर सकता था। बट अगर हम देखें तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषा घोषित हैं और अलग अलग भाषाओं को, विभिन्न भाषाओं को, ताकि उन भाषा बोलने वाले लोगों को बेगानापन महसूस ना हो, उनको ना लगे कि हम भारतीय हैं ही नहीं, भारत में हमारा कदर नहीं है। तो ऐसा भारत में नहीं किया गया। लेकिन श्रीलंका में ये गलती की। उन्होंने क्या किया, सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय में, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, और सरकारी नौकरियों में भी उन्होंने सिंघलियों को ही प्राथमिकता देने शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने नीति बनाया। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को ही संरक्षण देंगे और बढ़ावा देंगे, यानी उनको प्रायोरिटी देंगे। तो यानी पूरी तरह से यहाँ के सत्ता, यहाँ के सिंघली यानी बहुसंख्यकवादी लोग पूरी तरह से सिंघली भाषा और बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठा देने और दूसरे अन्य धर्म को और अन्य भाषाओं को नज़रअंदाज करने की नीति को अपना लिया। ऐसे में क्या हुआ, एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने क्या किया, श्रीलंकाई तमिलों की जो नाराज़गी थी, है ना, उसको बढ़ा दिया। उनमें बेगानापन महसूस होने लगा। उनको लगने लगा कि अब सिंघली लोग जो है ज़्यादा संख्या में हैं, तो अपने संख्या के बल पर, ज़्यादा संख्या होने के कारण ये लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर रहे हैं और हमारी धर्म और हमारी भाषाओं को यहाँ कुछ स्वीकृति मिलने वाली है नहीं। तो उन्होंने असंतुष्ट होकर के बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियाँ उनकी भाषा और संस्कृति उनके प्रति ये असंवेदनशील हो गए और उन्हें लगने लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। यानी एक समूह को क्या लगने लगा कि कोई मतलब नहीं, बेगानापन महसूस होने लगा। उन्हें यह महसूस होने लगा कि हमारे राजनीतिक अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है, नौकरियों और भी कई फ़ायदों से उन्हें वंचित किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ऐसी स्थितियों में परिणाम क्या हुआ, तमिल और सिंघली समुदायों के बीच में संबंध जो था वो बिगड़ने लगा और ये एक गृह युद्ध की स्थिति में तब्दील हो गई। कई ऑर्गेनाइजेशन बना, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। भाई अपना हित और अपना राजनीतिक स्वार्थ संरक्षण करने के लिए, बचाव करने के लिए
कोई भी समूह जो है भले ही वो कम संख्या में रहें बट वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अगर उनको ऐसा महसूस होता है। आप अगर उनको महसूस करवा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके साथ भेदभाव करने वाले हैं, हम बहुसंख्यकवादी हैं, हम ज़्यादा संख्या में हैं, आपकी कोई अधिकार नहीं, आपकी भाषा, आपकी धर्म, आपकी संस्कृतियों को हम ये करेंगे, जो मर्जी सो करेंगे, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को प्रतिष्ठा देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, वे लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक साथ होते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिली। श्रीलंका में तमिल लोग क्या किए, राजनीतिक पार्टियाँ बनाई, तमिल को राजभाषा बनाएं, वो लोग अपने स्तर से क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की, ऐसे कई चीज़ें की हैं। सबसे बड़ी बात है उन्होंने 1980 ईस्वी में क्या किया, 1980 में उन्होंने एक नए तमिल इलम यानी सरकार की घोषणा की, स्वतंत्र, जो आप LTTE के नाम से जानते हैं, लिबरेशन टाइगर्स, तमिल टाइगर्स इलम, एक नए सरकार की घोषणा उन्होंने कर दी और उन्होंने अपना मांग लगातार रखने लगा और एक संगठन के तौर पर भी उभर करके आए। ऐसी स्थिति में श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में पारस्परिक अविश्वास, जो कि मैंने पहले ही बताया, बड़े टकराव की स्थिति में तब्दील हो गई और धीरे धीरे करके सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की परिस्थिति बन गई। यहाँ पर आप गृह युद्ध मतलब क्या समझते हैं ना, गृह युद्ध मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट में दिया हुआ, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लें कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी कोई एक समूह असंतुष्ट हो जाएं, क्षुब्ध हो जाएं और वो एक दूसरे समूह के साथ लड़ जाएं, है ना, एक हिंसक स्थितियां पैदा हो जाएं और हथियार उठा ले अपने हाथों में, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उस देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर घोषित कर दिया जाता है। तो श्रीलंका को इस चीज़ का सामना करना पड़ा और आपको पता है कि जब भी किसी देश में गृह युद्ध होता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता है। परिणाम क्या होता है, दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार भाग करके शरणार्थी बनते हैं दूसरे देशों में, है ना, रोटी के अभाव देखने को मिलते हैं, रोजी रोटी बहुत कम हो जाती है, सारी चीज़ों की सारे जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्लोज है वो रुक जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जीवन काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई और अंत में 2009 में ये गृह युद्ध का अंत हुआ। बट आज भी श्रीलंका में इन चीज़ों को लेकर के जातीय भेदभाव और इस तरह के जटिल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को लेकर के कई जटिलताएं हैं जो श्रीलंका आज तक सुलझा नहीं सका है। जो भी है ये रहा श्रीलंका की जो बहुसंख्यकवाद। आप यहाँ पूछ सकते हैं या फिर आपको लग सकता है कि बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद वो विचारधारा है, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस नोट्स को आप बहुत अच्छा से, NCERT एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस आपको क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और समझना है। जहाँ समझ में ना आए वहाँ टीचर का मदद लेना है। बहुसंख्यकवाद वो है कि इस तरह की मान्यता है जहाँ एक समुदाय ज़्यादा संख्या में हो और वो अपने मनचाहे ढंग से देश को शासन करें और वहाँ बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी इच्छाओं को जोरपूर्वक यानी ज़बरदस्ती दबाएं और उनके ऊपर वो डोमिनेट करें। ऐसी सोच विचार को कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। आपको बहुसंख्यकवाद भले ही लोकतंत्र के जैसा ही देखें बट वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की सुंदरता उसमें नहीं होती है, उसमें सत्ता की साझेदारी नहीं होती है। तो ये इसीलिए लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी ना हो तो पूरी तरह से एक ड्राई बहुसंख्यकवाद है जो आपको बहुसंख्यक लोगों को लग सकता है कि ये तो डेमोक्रेसी ही है, बट वो डेमोक्रेसी है नहीं। तो आपने जाना कि श्रीलंका में कैसी स्थिति हुई और श्रीलंका किस तरह से बर्बाद हुए। अब हम लोग देखेंगे बेल्जियम किस तरह से समझदारी दिखाया। बेल्जियम में भी ऐसी ही जटिलताएँ थीं, कई जातिगत और भाषाई जटिलताएँ थीं, कई डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल, श्रीलंका से भी जटिल था। बट बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने लगातार सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करते हुए, क्षेत्रीय अंतरों को मानते हुए उन्होंने कई संशोधन अपने संविधान में लाए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने कई संशोधन लाया अपने संविधान में और एक एक करके उन्होंने इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने देश के जो बेगानेपन और अपने देश के उलझनों को उन्होंने सुलझाया। जैसे कि यहाँ एक एक करके हम चर्चा करेंगे।
देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल करके रह सकें, इसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया है, और इसीलिए इस मॉडल को खास करके बेल्जियम मॉडल के नाम से ही जाना जाता है। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि बेल्जियम ने ऐसा क्या कर दिया कि बेल्जियम की ये जटिल जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके बावजूद भी उन्होंने इन चीज़ों को संभाल लिया। तो ऐसे कई चीज़ें उन्होंने की, उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले की बात जो है वह है संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाओं समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यानी जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है तो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी दोनों मंत्रियों की संख्या जो है बराबर होगी। यानी जबकि डच की संख्या ज़्यादा था और फ्रेंच की संख्या कम था, फिर भी दोनों बराबरी करेंगे, बराबर रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे, और कुछ ऐसे विशेष कानून तभी पारित कर दी जाएगी जब दोनों की सहमति होगी, दोनों समूहों की सहमति होगी, है ना। और इस तरह से किसी एक समुदाय की जो एक रुख है यानी एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है, इस चीज़ों को उन्होंने इंट्रोड्यूस की ताकि डच अकेले कोई फैसला ना ले सकें, इस तरह का कोई फैसला, ताकि फ्रेंच वालों को बेगानापन महसूस हो पूरे देश में, और फ्रेंच वाले भी कुछ ऐसा फैसला ना ले सकें कि डच वालों को बेगानापन महसूस हो। तो उन्होंने केंद्र सरकार में ऐसी चीज़ें की, बराबर मंत्री पद उन्होंने क्रिएट किया, और कई कानूनों को संशोधन करने के लिए, पारित करने के लिए दोनों समूहों के बहुमत की कंडीशन लगाया, और इस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को सुलझाया। दूसरा पॉइंट जो है, आपको पूछा जा सकता है कि बेल्जियम ने किस तरह से सत्ता की साझेदारी को अपनाया और किस तरह से अपने जातीय संरचना की जटिलताओं के बावजूद भी देश को सुलझाया। तो पहला मैंने बताया कि केंद्र सरकार में इन्होंने जो मंत्री पद सृजन किया, क्रिएट की, उसमें बराबरी की, डच और फ्रेंच दोनों को बराबर रूप से रखा, और कोई भी फैसला पारित करने के लिए दोनों समूहों के बहुमत की अपेक्षाएँ की बात की गई थी। दूसरी जो बात है वो यह है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। इस तरह से मतलब विकेंद्रीकृत किया गया सत्ता को, यानी क्षमता को। केंद्र सरकार अपने हाथ में सारी चीज़ें नहीं रख ली कि क्षेत्रीय सरकारों के हाथों में भी कई चीज़ें सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहें। ये चीज़ें भी की ताकि प्रदेश यानी प्रांत के लोगों को भी बेगानापन महसूस ना हो किसी भी आधार पर। तीसरी बात क्या है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जैसे कि हमने जाना था कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच का डोमिनेशन ज़्यादा था, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% लोग डच बोलने वाले थे, बट यहाँ सबको समान प्रतिनिधित्व मिला। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि केंद्र में इन्होंने डच और फ्रेंच बोलने वालों को समान प्रतिनिधित्व का मौका दिया, और यहाँ ब्रुसेल्स में भी जहाँ फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे वो भी अपने डच बोलने वालों को स्वीकृति दी और उनको भी बराबरी का मतलब समानता के लिए मान लिए। तो ये समान प्रतिनिधित्व वाली जो चीज़ें की, ये साझेदारी है, ठीक है। फ्रेंच वाले पूरे देश में केंद्र सरकार में डच को मान लिए और डच वाले ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच बोलने वालों को मान लिए। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि डच वाले लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। तो कहीं वो अपने को एडजस्ट कर लिए, कहीं ये एडजस्ट कर लिए, कहीं वो स्वीकार कर लिए, कहीं वो मान लिए, तो कहीं ये मान लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोस्टर है बहुत सुंदर, जो आप बेल्जियम के एटीट्यूड और मोटिव को आप समझ सकते हो। यहाँ पर ग्रैंड प्लेस और ग्रोट मार्केट, इस तरह से बेल्जियम की एक बस्ती का ये चित्र है, फोटोग्राफ है, जहाँ आपको डच और फ्रेंच दोनों भाषा में ये इस तरह का बोर्ड देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे देश में भी आप जब किसी स्टेशन में पहुंचते हो तो पीला कलर का जो बोर्ड होता है उसमें ब्लैक में लिखा होता है, उसमें आप देखोगे उस राज्य के भाषा में भी वहाँ लिखा होता है स्टेशन का नाम, साथ साथ वहाँ उर्दू में आपको मिल जाएंगे और साथ साथ अंग्रेजी में भी आपको वहाँ का
उस स्टेशन का नाम मिल जाता है। इससे क्या दर्शाता है? इससे दर्शाता है कि वहाँ के भाषाभाषी लोगों को ऐसा ना महसूस हो, बेगानापन महसूस ना हो। तो यहाँ भी बेल्जियम ने ये मॉडल को अपनाया। उन्होंने सबको बराबरी की मौका दिया। एक बोर्ड में भी उन्होंने भाषाओं का ख्याल रखा, लोगों के संवेदनशीलता का ख्याल रखा, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा, और इस तरह से बेल्जियम ने कानून को संशोधन करते हुए, संविधान को संशोधन करते हुए अपने देश की अखंडता को मेंटेन करके रखा। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सॉरी।